हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बस्तर के दशहरा के बारे में। तो बस्तर का दशहरा इतना ख़ास क्यों है? बस्तर का दशहरा भारत के अन्य क्षेत्र के होने वाले दशहरों से किस प्रकार भिन्न है और इसमें कौन कौन सी रस्में और प्रथाएं होती हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, यह सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बस्तर का जो दशहरा है वह अन्य क्षेत्रों के तरह रावण का वध करके नहीं मनाया जाता है, बल्कि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी को समर्पित एक कहना चाहिए कि उत्सव है। बस्तर का जो दशहरा है वह कुल मिलाकर 75 दिनों तक चलने वाला उत्सव है और इसका प्रारंभ सावन अमावस्या से होकर अंत जो है वह आश्विन शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी यानी 13वें दिन तक होता है। बस्तर के दशहरे का जो इतिहास है वह 14वीं से 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और इसका प्रारंभ बस्तर के तत्कालीन काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ा हुआ है। अब इसका जो इतिहास है उसे हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो एक बार उस समय काकतीय वंश के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, वे उड़ीसा की यात्रा पर गए और वहाँ उन्हें लहुरा गणपति की उपाधि दी गई और वहाँ से वापस लौटने के बाद बस्तर में बस्तर दशहरा का आयोजन प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष बस्तर दशहरा मनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर का बाहरी प्रांगण और यह रहा आंतरिक प्रांगण जिसमें दंतेश्वरी माता विराजमान हैं। सबसे पहले बस्तर दशहरा का जो उत्सव होता है उसे कहते हैं पाटा जात्रा। ठीक है, पाटा जात्रा के इस उत्सव में विभिन्न गांवों के निवासियों द्वारा सबसे पहले लकड़ी काट कर लाया जाता है और लकड़ी को पहले उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उस लकड़ी से रथ बनाया जाता है। इस उत्सव के बाद पहली रस्म जो होती है उसे कहते हैं काछिन गादी। तो याद रखिएगा, पहला उत्सव को कहते हैं पाटा जात्रा और पहली रस्म को कहते हैं काछिन गादी। यह जो रस्म होती है काछिन गादी, यह काछिन देवी की पूजा के लिए समर्पित है। काछिन गादी की पूजा के लिए एक सेज बनाया जाता है जिसे बेल के कांटों से सजाते हैं और इसके नीचे एक महरा जनजाति की बालिका जिसकी अधिकतम आयु जो है वह 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, इसे सेज के नीचे बैठाया जाता है और बस्तर दशहरा के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए पूजा अर्चना की जाती है और मांगूर मछली और मुर्गा का बलि दिया जाता है और यह बलि तब तक दिया जाता है जब तक उस बालिका पर काछिन देवी नहीं आ जाती है। जब काछिन देवी उस बालिका पर आ जाती है तब काछिन गादी की यह रस्म पूर्ण हो जाती है। इसके बाद होता है जोगी बिठाई। जोगी जो है वह योगी से बना हुआ है। इस रस्म में हल्बा जनजाति के एक सदस्य को 9 दिनों तक उपवास करके सीरासार गांव में, जो कि जगदलपुर में स्थित है, यहाँ बैठाया जाता है और कलश की स्थापना की जाती है और यह जोगी बिना खाए पिए 9 दिनों तक उपवास करने तक यहाँ जो ज्योति जलती है उसे अखंड ज्योति के रूप में इसकी देखभाल करता है और इस रस्म को कहा जाता है जोगी बिठाई। इसके बाद होती है रथ परिक्रमा। तो रथ परिक्रमा में दंतेश्वरी माता के छत्र को, याद रखिएगा, दंतेश्वरी माता की प्रतिमा को नहीं बल्कि उनके छत्र को, आप यहाँ पर जो उनका छत्र है उसे चित्र में देख पा रहे हैं। तो इनके छत्र को रथ में पहले विराजित किया जाता है और इसे शहर में घुमाया जाता है। यह जो रथ परिक्रमा का रस्म होता है या उत्सव होता है, यह कुंवार माह यानी अश्वनी माह के अष्टमी को होता है। ठीक है, इस रथ परिक्रमा में 2 रथ होते हैं। एक होता है 4 पहिए वाला रथ जिसे कहते हैं फूल रथ और 8 पहिए वाला रथ होता है जिसे कहते हैं रैनी रथ। इस दोनों रथों को रस्सी के द्वारा खींचा जाता है जिसे माड़िया जनजाति के लोग खींचते हैं।
अब हम देखेंगे जोगी उठाना, यानी कि 9 दिनों के उपवास के बाद जब हल्बा जनजाति के सदस्य को वहाँ से पूजा अर्चना करके उठाया जाता है तो इस रस्म को कहा जाता है जोगी उठाना या जोगी उठाई। और उसके बाद होता है मावली परघाव। तो दंतेवाड़ा के बारसूर में एक मंदिर है जो कि मावली माता का मंदिर है। इस मावली माता की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से जगदलपुर यानी कि बस्तर लाया जाता है और यह कार्य भी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। मावली परघाव के बाद भीतर रैनी होता है। भीतर रैनी का जो रस्म है वह विजयदशमी के दिन होता है और विजयदशमी के दिन 8 पहिए वाले रैनी रथ को कुम्हरापाड़ नामक गांव के पास ले जाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ रथ को छोड़ देने के बाद इसे खींचने वाले माड़िया जनजाति के सदस्यों को अप्रिसिएट करने के लिए इन्हें रुमाल और बीड़ा यानी कि पान देकर सम्मानित किया जाता है और उनका धन्यवाद किया जाता है। यहाँ आप बस्तर दशहरा के अवसर पर रथ खींचने वाले माड़िया जनजाति और साथ ही यहाँ की भीड़ से यह अनुमान लगा सकते हैं कि बस्तर के लोगों के लिए यह उत्सव कितना महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। अब भीतर रहने के बाद अगला है बाहर रहनी, जो कि एकादशी यानी कि विजयदशमी के अगले दिन होता है। इस दिन देवी की जो प्रतिमा होती है उसे बस्तर के राजा यानी कि उस समय बस्तर के राजा के द्वारा और वर्तमान में जब भारत आज़ाद हो चुका है बस्तर के जो राजा का राजवंश है उसके किसी व्यक्ति के द्वारा अन्न अर्पित किया जाता है और भोग लगाया जाता है। भी बाहर रहने का जो रस्म होता है इसी अवसर पर भतरा जनजाति द्वारा धनुकंडिया मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सी जनजाति के द्वारा धनुकंडिया मनाया जाता है, तो यह है भतरा जनजाति। बाहर रहने के बाद अगला जो रस्म होता है उसे कहते हैं मुरिया दरबार। यह एकादशी के अगले दिन यानी कुंवार के द्वादशी यानी कि 12वें दिन होता है। मुरिया दरबार का आयोजन सिरासार गांव में होता है जो कि जगदलपुर में ही स्थित है। मुरिया दरबार वास्तव में जनजातियों को ही सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो मुरिया दरबार के अवसर पर सभी जनजातियां अपने समस्या के निराकरण हेतु राजा के समक्ष आते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। राजा उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यह राजवंश के समय की बातें हैं। वर्तमान में यह एक रस्म है जिस पर मुरिया दरबार आयोजित होता है और सभी जनजातियां यहां आकर इकट्ठा होती हैं। इसके बाद होता है ओहाड़ी, यानी कि कुंवार के 13वें दिन मावली माता को गंगा मुंडा तालाब जो कि जगदलपुर में स्थित है यहाँ तक ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें बारसूर दंतेवाड़ा में विदाई कर दिया जाता है। और मावली माता के विदाई के बाद सभी के लिए भोज का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार बस्तर दशहरा संपन्न हो जाता है। तो आपको बस्तर दशहरा के बारे में दी गई जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप देख रहे हैं शिक्षा विला। शिक्षा विला में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला में सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी के शिल्प। तो बस्तर के जो क्षेत्र हैं और सरगुजा के क्षेत्र हैं वे मिट्टी शिल्पकला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और बस्तर क्षेत्र में तो इसके लिए 4 केंद्र भी हैं। वे 4 केंद्र कौन कौन से हैं? वे हैं नगरनार, कुम्हारपारा, कोंडागांव और नारायणपुर। तो याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र में ये जो 4 केंद्र मिट्टी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं नगरनार, कुम्हारपारा, कोंडागांव और नारायणपुर। सरगुजा क्षेत्र में मिट्टी के जो शिल्प होते हैं उन्हें रजवार भित्ति शिल्प भी कहा जाता है और मिट्टी के शिल्प बनाने के लिए 2 शिल्पकार बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये कौन कौन हैं? तो ये हैं देवनाथ और छितरूराम। तो याद रखिएगा मिट्टी के शिल्प के लिए 2 शिल्पकार प्रसिद्ध हैं, देवनाथ और छितरूराम। ठीक है।
अब हम आगे देखेंगे काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला का मतलब है लकड़ी की शिल्पकला, यानी कि लकड़ी के द्वारा बनाए जाने वाले शिल्प। तो लकड़ी से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मुड़िया जनजाति में जो घोटुल होता है उनके खंभे काष्ठ शिल्पकला के उदाहरण हैं। इसी तरह कोरकू जनजाति के मृतक स्तंभ, सरगुजा क्षेत्र में कुछ अनगढ़ मूर्तियां होती हैं, वे भी लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंडो और कंवर जनजाति के जो विवाह स्तंभ होते हैं वे भी काष्ठ शिल्पकला के उदाहरण हैं। इसके बाद देव झूला यानी देवताओं के लिए बनाए गए झूले भी लकड़ी के बने होते हैं, यानी काष्ठ शिल्पकला के होते हैं। और नाच हेतु लकड़ी के जो मुखौटे होते हैं वे भी काष्ठ शिल्पकला के उदाहरण हैं। इसके बाद मड़ई के जो देवता होते हैं आंगा देव, इनका निर्माण भी काष्ठ से ही किया जाता है। और बस्तर सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति महिलाओं के सिर पर लकड़ी की यानी काष्ठ की एक कंघी बनती है, जिसे बंजारा समुदाय द्वारा बनाया जाता है, और यह भी काष्ठ शिल्पकला का एक उत्तम उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे बांस शिल्पकला को। तो जनजातियों वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 4 जनजातियां हैं जो बांस शिल्प का निर्माण करती हैं, और ये 4 जनजातियां कौन कौन सी हैं? ये हैं कमार, कंडरा, धनवार और बिरहोर। याद रखिएगा, कमार और कंडरा के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इन 4 जनजातियों को नाम याद रखिएगा जो बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हैं कमार, कंडरा, धनवार और बिरहोर जनजाति। ठीक है। इस बांस से बने हुए धनुष जो होते हैं उस पर मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा लोहे की सलाखों से या कुल्हाड़ी से कुछ अलंकरण भी बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, केवल मुड़िया जनजाति ही वह जनजाति है जो धनुष पर लोहे की सलाखों या कुल्हाड़ी से अलंकरण बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे धातु शिल्पकला को। धातु शिल्पकला का जो पहला प्रकार है वह है घड़वा शिल्प। घड़वा शिल्प में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है। यह एक मिश्र धातु होता है। ठीक है। और इसमें कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है? इसमें भ्रष्ट मोम पद्धति प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक आकृति जो बनानी होती है उसे मोम से बना दिया जाता है और उसे मिट्टी से कवर करके उसमें एक छेद कर दिया जाता है। उसके बाद उस छिद्र से गर्म धातु को अंदर डाला जाता है, जिससे मोम बाहर आ जाती है और वह धातु वह आकृति धारण कर लेती है। उसके बाद इसे ठंडा करके मिट्टी के परत को बाहर निकाल लिया जाता है और वह धातु उस आकृति को धारण कर लेती है। इस प्रकार के शिल्प को कहते हैं घड़वा शिल्प और इस पद्धति को कहते हैं भ्रष्ट मोम पद्धति। तो धातु शिल्पकला के लिए बस्तर और कोंडा गांव जो हैं वे प्रसिद्ध हैं, यानी कि घड़वा शिल्प के 2 केंद्र कौन कौन से हैं? बस्तर और कोंडा गांव। अब जो घड़वा शिल्प है उसे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि बस्तर में इसे कहते हैं घड़वा शिल्प, सरगुजा में इसे मलार शिल्प कहा जाता है और रायगढ़ में इसे ही झारा शिल्प कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रायगढ़ में झारा, सरगुजा में मलार और बस्तर में इसे घड़वा शिल्प कहते हैं। इसके बाद धातु शिल्प का जो प्रकार है उसे कहते हैं ढोकरा शिल्प। ढोकरा शिल्प में पीतल मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए भी भ्रष्ट मोम पद्धति प्रयुक्त होती है। इस प्रकार जो शिल्प बनता है उसे बेल धातु कहते हैं। याद रखिएगा, ढोकरा शिल्प से बनने वाली धातु को कहते हैं बेल धातु। आपको दंडामी माड़िया द्वारा किया जाने वाला बाइसन हॉर्न नृत्य या गौ नृत्य याद होगा, जो इस जनजाति के युवकों द्वारा भैंसे के सिर के समान टोपी पहने हुए होते हैं। वह टोपी का जो सींग होता है वह बेल धातु से बना होता है। तो आप याद रखिएगा कि बाइसन हॉर्न नृत्य करते समय युवकों द्वारा जो टोपी पहनी जाती है वह बेल धातु से बनी होती है। ठीक है। इसके बाद ढोकरा शिल्प के कुछ कलाकारों को देख लेते हैं। तो 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं, ये हैं जयदेव बघेल और मानिक राम घड़वा। तो याद रखिएगा, ढोकरा शिल्प के 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं, जयदेव बघेल और मानिक राम घड़वा। ठीक है।
अब शिकारी जनजाति द्वारा छिंद पत्ते से चटाई और झाड़ू बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ चुका है कि शिकारी जनजाति द्वारा किससे शिल्प कार्य किया जाता है, तो वह है छिंद पत्ते से चटाई और झाड़ू का निर्माण। ठीक है, अब हम देखेंगे तुमा या तुम्बा शिल्प को। तो लौकी का जो प्रकार होता है उसे ही तुमा या तुम्बा कहा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि लौकी को पूरी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब लौकी पूरी तरह से पक जाती है तो लोहे से सावधानी पूर्वक इस पर दाग के विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि लैंप, मुखौटा और वाटर बोतल बना लिया जाता है। इसे कहते हैं तुमा या तुम्बा शिल्प। ठीक है, अब बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोरंडम के बारे में मैंने आपको खनिज वाले सेक्शन में बताया था। तो इस कोरंडम से कोरंडम क्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि कोरंडम क्राफ्ट किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा बस्तर क्षेत्र। अब हम छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जनजातीय शिल्पकार और चित्रकारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले शिल्पकारों के क्रम में आता है नाम गोविंद राम झारा, उसके बाद आता है जयदेव बघेल, उसके बाद आता है रामलाल झारा और अंत में गेंदराम सागर। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे। शिल्पकार कौन कौन से हैं, तो ये हैं गोविंद राम झारा, जयदेव बघेल, रामलाल झारा और गेंदराम सागर। इसके बाद कुछ चित्रकारों को देख लेते हैं। तो ये हैं कल्याण प्रसाद शर्मा, A.K. मुखर्जी, प्रवीण शर्मा, निरंजन महावर, A.K. दानी और गणेश मिश्र। मैं रिपीट करता हूँ, गणेश मिश्र, A.K. दानी, निरंजन महावर, प्रवीण शर्मा, A.K. मुखर्जी और कल्याण प्रसाद शर्मा। तो ये जो हैं वे जनजातीय चित्रकार हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।